हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मिनिस्ट्री। दिस इज़ कृष्णा। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज जो करंट अफेयर्स का कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको आपके प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट है, उसे हम देखेंगे। कल वाली न्यूज़ से कुछ ऐसे टॉपिक्स निकले हैं जो आपके लिए आपके प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं और क्या है उनका इम्पोर्टेंस। देखिए, पहला है आपका डिजिटल स्वराज मिशन। ठीक है, दूसरा है स्माइल योजना और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक महामारी संधि। ठीक है, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये समझना है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे और लास्ट में हम अपने प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ उपयोगी प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, डिजिटल स्वराज मिशन। ठीक है, डिजिटल स्वराज मिशन के बारे में आप सभी पहले भी सुन चुके होंगे। हालांकि अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल स्वराज मिशन बेसिकली एआई मॉडल को देखते हुए या डिजिटल क्षेत्र में अपनी जो कह सकते हैं कि निर्भरता है उसको कम करने के लिए, दूसरों पर उसकी निर्भरता कम करने के लिए इस मिशन को भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। हालांकि डिजिटल जो है स्वराज के बारे में अभी रिसेंटली जो न्यूज़ है वो ये है कि एक सर्वम एआई नामक कंपनी को पहला एआई, भारतीय एआई जनरेट करने के लिए चुना गया है। ठीक है, आप अगर देख पाएंगे तो सिंपली है, डिजिटल स्वराज मिशन के तहत बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप सर्वम को पहला ऐसा जो है ऐसे कह सकते हैं कि पहली ऐसी कंपनी है जिसे चुना गया है आप इंडिजिनस जो है एआई बिल्ड करने के लिए। ठीक है, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे एलएलएम के नाम से भी जानते हैं, बनाने के लिए चुना गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एलएलएम होता क्या है, एलएलएम के बारे में अगर आप देखें तो एलएलएम बेसिकली, एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं, उसके बाद अगर आपको भी नहीं समझ में आता तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, यह एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मॉडल होता है जो बेसिकली हमारे एआई को जो है उसका माइंड डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि विशाल डेटा सेट का एक प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है जो एआई को, कंप्यूटर को देनी है, उसमें एक विशाल डेटा, यानी कि बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ी कोडिंग करके एल्गोरिदम के फॉर्म में उसे दिया जाता है। कंप्यूटर उसको कोड डिकोड करता है, अपनी एनालिटिकल एबिलिटी, किसी चीज़ को करने की क्षमता बिल्ड की जाती है एलएलएम से। ठीक है, एलएलएम में बेसिकली संरचनाओं को सीखने के लिए गहन शिक्षा और तकनीकी और विशेष रूप से ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। अगर एलएलएम को आसान भाषा में समझना हो तो आप सिंपल सा इतना समझ सकते हैं, जैसे आजकल चैट जीपीटी, डीप सीक जैसे बहुत सारे एआई मॉडल को आप इस्तेमाल करते हैं। इन इस्तेमाल करते समय इनको आपने देखा होगा अक्सर कि कई बार आप कोई कमांड देते हैं या किसी भी तरह का अनुवाद करवाना चाहते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ शब्दों को सही तरीके से अनुवादित नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है, खास करके बाकी की सारी चीज़ें ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि चैट जीपीटी में आंसर लेते समय अगर आप नीचे वेब वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल रिसर्च करके वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये एनालिटिकल रिसर्च करना, तर्क संगति के लाना, इसके साथ ही साथ बुद्धिमत्ता, अपनी बुद्धिमत्ता यूज़ करके मानवीय उत्तर के समान उत्तर देना ही एलएलएम मॉडल है। एलएलएम मॉडल को बनाते समय एक विशाल डेटा की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर को दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर उन सारी तकनीकी प्रशिक्षण को सीख करके एक मानवीय रूप से व्यवहार कर पाता है। इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही है, इसमें जो आगे की चीज़ रही है वो है डिजिटल स्वराज मिशन का उद्देश्य क्या था। तो अगर आप डिजिटल स्वराज मिशन के उद्देश्य के बारे में देख लें तो नागरिकों को डिजिटल तकनीकियों के उपयोग करते हुए आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। ठीक है, डिजिटल स्वराज के बारे में अगर आप देखें तो बेसिकली आत्मनिर्भरता से इसका तात्पर्य है। ठीक है, आत्मनिर्भरता से इसका तात्पर्य लिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें डिजिटल शिक्षा, डेटा गोपनीयता, इसके साथ साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता जैसे पहलुओं पे भी जोर दिया गया है। आपने रिसेंटली अभी देखा होगा कि भारतीय सबसे ज़्यादा, अगर हम इस क्षेत्र में बात करें तो हम सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं दूसरों के रिसोर्सेज पे।
अगर आप देखें तो चाइना का डीप सीक जो कि एक ओपन सोर्स मॉडल है, इसी तरीके से आप देखें तो चैट जीपीटी ओपन एआई का। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो भारत में अभी तक कोई ऐसा एआई मॉडल नहीं था जिस पे भारत सरकार ने पहल लेते हुए अभी हाल ही में एक साक्षरता मिशन के तरीके से इसको लॉन्च किया और कहा कि अब भारत के पास खुद का एआई मॉडल होगा। ठीक है, तो उसी एआई मॉडल के तहत सर्वम, याद रखिएगा, सर्वम बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है जिसे पहला स्टार्टअप कहा गया है जो एआई मॉडल के एलएलएम मॉडल को जो है बनाएगा। उससे रिसोर्सेज जितने भी हैं, गवर्नमेंट फंडिंग उसे प्राप्त हुई है, गवर्नमेंट फंडिंग प्राप्त हुई है जिसके तहत वो अब इस पे एलएलएम मॉडल और पहला विकसित एआई बनाने के ऊपर पहली कंपनी है जिसे सेलेक्ट हुई है या जिसे सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें डिजिटल स्वराज के प्रमुख स्तंभों के बारे में, कौन कौन से स्तंभ हैं, तो पहला है डिजिटल साक्षरता। यानी कि डिजिटल साक्षरता के तहत हम सरकार का जो उद्देश्य है डिजिटल साक्षरता को प्रमोट करना, उसे समझते हैं थोड़ा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए डिजिटल साक्षरता के तहत एक आम जनमानस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड में उसे समझ सके, उससे रिलेटेड लोगों को जागरूक किया जा सके, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके बाद अगर आप देखें तो डेटा गोपनीयता, आजकल अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, हालांकि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो भी ये कहा जाता है कि अगर आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है या कोई पुलिस बन करके या कोई भी एक पद पे बन के कोई बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई आपका बच्चा ऐसा है वैसा है। आपने सुना होगा कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे जो है धोखाधड़ी के केस सामने आ रहे हैं, जो कि फ्रॉड करने के केस सामने आ रहे हैं, ओटीपी से लोगों का अकाउंट बैलेंस खाली हो जा रहा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड डेटा गोपनीयता को बनाए रखने के लिए और उसको सिक्योर बनाने के लिए, साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए इसके जो उद्देश्य हैं उनमें यही सारी चीज़ें शामिल हैं लगभग। इसके बाद साइबर सुरक्षा आप देख सकते हैं, डिजिटल समावेशन। डिजिटल समावेशन यानी कि लगभग ये जो डिजिटल क्षेत्र में जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, इनका उपयोग लगभग समाज का हर वर्ग कर सके, समाज के हर वर्ग को इसमें समावेशी तरीके से जोड़ा जा सके, उसका समावेशन हो, इसलिए डिजिटल समावेशन इसका एक स्तंभ रहा है। अगला है डिजिटल अधिकार, यानी कि डिजिटली लोगों को अपने अधिकार और उनके कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इससे अवेयरनेस फैलाने का ये जो मिशन रहा है, ये टोटल इससे संबंधित रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है हमारा जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट रहा है खबरों में अभी, स्माइल स्कीम। स्माइल स्कीम के बारे में आप सभी ने सुना होगा। स्माइल स्कीम के बारे में जिन लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग कहीं पेपरों में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, हालांकि अभी रिसेंटली इस पर एक आर्टिकल छपा जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्माइल स्कीम के बारे में क्या, देखिए स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म है आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के हेतु समर्थन, यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यानी कि स्माइल। स्माइल के बारे में अगर कहा जाए तो स्माइल बेसिकली दो जो है समाज वर्गों को देखते हुए ये दो योजनाओं को एकीकृत किया गया है, जिसमें 2022 में इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, हालांकि इस योजना को भिखारियों यानी कि जो आप बेगर्स होते हैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए, और उसके बाद अगर आप ट्रांसजेंडर के बारे में बात करें तो मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद एक नई योजना जो कि मैंने अभी बताई कि दो एकीकृत योजनाओं को जोड़ा गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप भिखारियों के साथ और ट्रांसजेंडर की इस योजना को जोड़ते हुए देखें तो इसमें आप देखेंगे कि योजना राज्य और संघ यानी कि राज्य संघ केंद्र जो है सरकारें शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध और मौजूदा अपने जो इनके आश्रय गृह हैं उसमें ये जो भिक्षावृत्ति से संबंधित लोग हैं और ट्रांसजेंडर्स के बारे में अगर बात की गई है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पुनर्वास, यानी कि हालांकि जब एक कंडीशन है ये जिसे समझना थोड़ा ज़रूरी है कि ये कंडीशन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है। देखिए अक्सर आपने देखा होगा जो भिखारी होते हैं जो रोड और उस पे लोगों को लोग से पैसे मांगते हैं, एक चीज़ आप कोशिश करिए कि क्या ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई फोर्सफुली
भिक्षा मांग रहा हो। हालांकि भिक्षावृत्ति किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो है ये समाज में एक जीवन स्तर को भी दिखाती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है समाज और सरकार के लिए कि इसको कम किया जा सके। तो आपने देखा कि मौजूदा आश्रय गृह में उपयोग कर लिए भिक्षावृत्तियों में लगे व्यक्तियों को पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके, इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही साथ अनुमान है कि इस योजना में लगभग 60,000 से सबसे गरीब व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए इसमें लाभान्वित किया जाएगा इस योजना के तहत। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगली जो पॉइंट है आपके लिए वो इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं। इस योजना के पहले चरण में 30 शहरों को सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, उन 30 शहरों में अगर आप देखें तो अयोध्या, धर्मशाला, अमृतसर, गिर सोमनाथ और गिरिडीह, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, नागपुर, गया, लखनऊ, मदुरई, कोच्चि, जम्मू और श्रीनगर और जैसलमेर जैसे शहर शामिल थे। ठीक है, दूसरे चरण की अगर हम बात करें कि इसका जो पहला चरण था वो बेसिकली इन शहरों में लागू किया गया। हालांकि इसके दूसरे चरण में 50 नए और शहरों को जोड़ा गया है, 50 नए और शहरों को जिसमें जोड़ दिया गया ताकि इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो टारगेट पर्सन है यानी कि जो भिक्षावृत्तियों में सम्मिलित लोग हैं उनको इसमें समाहित किया जा सके, उनको पुनर्वास करके उनके जीवन को बदला जा सके। ठीक है, हालांकि इसमें आगे का जो करंट सिनेरियो रहा है उसके बारे में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना, जो जाति जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लगभग 6.62 लाख यानी कि 6.62 लाख से अधिक परिवार भीख, दान या भिक्षा पर निर्भर करते हैं। इससे ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली इस तरह की किसी भी वृत्ति में लोगों को कम किया जा सके, उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए एक अच्छा संसाधन राज्य प्रोवाइड कर सके, इसके लिए स्माइल योजना जो है लागू की गई। इसके बाद अगर आप देखें तो पहचाने गए 9,958 लोगों में से लगभग 970 लोगों को पुनर्वास किया जा चुका है उनको, और इसमें से लगभग दिसंबर 2024 के आसपास का डेटा है आपका, तो उनमें से 352 तो केवल बच्चे थे। हालांकि इससे कोई नकार नहीं सकता है कि भिक्षावृत्ति में सबसे ज़्यादा आजकल बच्चे ही इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। आप किसी भी सड़क पर, किसी भी चौराहे पर जब भी आप रुकते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपके कभी पैंट पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं भैया दे दो। ठीक है, हालांकि इसको टारगेट बच्चों पे आप देखेंगे कि तो इनमें से 352 बच्चों को पुनर्वास किया जा चुका है, इससे निकाला जा चुका है। ठीक है, इसके बाद इस योजना का लक्ष्य जो रहा है वो वित्त वर्ष 2023-24 और 25-26 के बीच में 3 वर्षों में लगभग 8,000 लोगों को पुनर्वास करने का इसका लक्ष्य रहा है। ठीक है, कि 8,000 लोगों को पुनर्वास किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी रही है क्योंकि ये स्कीम आपसे कई बार आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, और सामाजिक न्याय मंत्रालय आप इसमें जो है इन्वॉल्व है। इसके साथ ही साथ अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो की है वो उसको समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। हालांकि आप सभी इस बात से पहले से ही परिचित हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 का भाग है, अनुच्छेद 23 का पार्ट है, अनुच्छेद 23 में साफ साफ कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है। क्या है, अगर आप अनुच्छेद 23 एक की बात करें तो मानव तस्करी, बेगार यानी कि जबरन श्रम यानी बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि भिक्षा मांगना या यूं कहें कि जो है भिखारी बनना कोई किसी भी तरह का बलात् श्रम अगर आप अपने मन से हैं तो नहीं है। हाल यही कारण है कि इसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से जुड़ती है, आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग, ठीक है, भिक्षा वृत्ति में इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने मन से हैं, बल्कि इसलिए है कि कई बार उनसे जबरन ये चीज़ करवाई जाती है। हालांकि जब ये बात होती है कि भिक्षावृत्ति में किसी प्रकार की जबरन भिक्षावृत्ति शामिल है यानी कि उन्हें ज़बरदस्ती भीख मांगना पड़ रहा है, तो आर्टिकल 23A वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, यद्यप बेगार, यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी, यद्यप बेगार का मूल अर्थ बलात् अवैतनिक श्रम था, लेकिन यह नैतिक रूप से इस विचार से जुड़ता है कि लोगों में अपमानजनक स्थितियों में जैसे गरीबी में भीख मांगना एक अपमानजनक स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। अगर इसे आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी एक सम्माननीय व्यक्ति को ऐसी कंडीशन आ जाए
कि उसे जो है भीख मांगना पड़े, तो उसको सबसे पहली चोट तो ये लगेगी कि उसके आत्मसम्मान पे सबसे बड़ा गहरा चोट पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये देखा जाता है कि एक आप जो है सम्मानजनक स्थिति ना होते हुए ही लोग इस रास्ते को चुनते हैं। इसमें धकेलना मानवीय गरिमा के उल्लंघन में। मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो हालांकि संविधान में किसी भी तरीके से इसको जो है भिक्षावृत्ति को प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है तो आपको आर्टिकल 23A या 23 का फर्स्ट आपको इस बात के लिए जो है संरक्षण प्रदान करता है कि आपसे ऐसा नहीं करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ आगे देखें तो दूसरा आर्टिकल है हमारे सामने 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन और सम्मान का अधिकार है, सम्मान का और जीवन का अधिकार है, यानी कि आपको जीवित रहने और सम्मान पूर्वक गरिमा पूर्वक जीवन व्यतीत करने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ अत्यधिक गरीबी के कारण किसी व्यक्ति को भीख मांगने पर मजबूर होना या उसके सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार पर हमला माना जा सकता है। हालांकि ये बात भी नकारी नहीं जा सकती है कि अगर आप एक सम्मानपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है गरीबी की तरफ खींच रहे हैं। अगर आप देखा जाए सम्मानपूर्ण जीवन का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आप इस चीज़ की गणना कर रहे हैं, कई आधार हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक आधार में अगर आप देखें तो गरीबी एक सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने का कोई साधन तो नहीं माना जा सकता। हालांकि मुख्य बिंदु में अगर आप देखें तो भिक्षावृत्ति अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 से संबंधित है, क्योंकि भिक्षावृत्ति करना जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए अगर आप भिक्षावृत्ति का कर रहे हैं इस्तेमाल या भिक्षावृत्ति में शामिल हैं तो एक आत्म सम्मान जो है या सम्मानपूर्ण जीवन जो है वो आपका नहीं है। इसके लिए किसी भी जीवित रहने के लिए भीख मांगनी नहीं चाहिए, ये बात एक क्लियरली मैसेज दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट अगली जो चीज़ है वो आप समझते हैं। अब इसको देखिए, अगर आप DPSP की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी साफ साफ मेंशन है आर्टिकल 39 का, यानी कि अनुच्छेद 39 का, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों को पर्याप्त रूप में साधन मिले, यानी कि आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। यह 29 का में कहा गया है साफ साफ। लेकिन अगर आप देखें तो आपको ये भी पता है कि ये फोर्सफुली आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि राज्य को ये कहा गया था तो राज्य ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता जो है प्रदान करेगा। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अनुच्छेद राज्य को ऐसी परिस्थितियों के निर्माण करने के लिए जो है निर्देशित कर रहे हैं जिससे समाज में गरिमापूर्ण और जो है आर्थिक आधार पर एक अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस पे विधायी जो है शक्तियों द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं पहले ही, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 में पारित किया गया, जिसने पूर्ण रूप से किन इलाकों में, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के इलाकों में भिक्षावृत्ति को पूरी तरीके से बैन कर दिया। हालांकि इसी के बाद आप देख सकते हैं कि 2021 में दिल्ली न्यायालय द्वारा भीख मांगने को एक अपराध से मुक्त कर दिया गया और ये कहा गया कि जो है भीख मांगना किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने चाहिए कि भारतीय संविधान के तहत भीख मांगना किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको भीख मांगने के लिए या आपके शोषण के प्रति या आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि जानते भी हैं कि अनुच्छेद 21 और 23 आपको पूरा संरक्षण प्रदान करते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक महामारी संधि। कोविड-19 आप सभी देख चुके हैं। कोविड-19 का प्रभाव क्या रहा, कोविड-19 में जब वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीन बनने में ही कितना टाइम लगा। हालांकि कोविड-19 की वैक्सीन में भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका निभाई थी। हमारी वैक्सीन्स अलग अलग देशों में हमने भेजी थी, हमने दूसरे देशों की सहायता भी की थी। हालांकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये GS पेपर 2 का पार्ट होगा, आपका GS पेपर 2 का पार्ट होगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये जो वैश्विक महामारी संधि है ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कोविड-19 की महामारी मैंने आपको बताई, आप सभी ने देखा।
हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि अगर ऐसी कोई और आपदा आगे चलकर आती है तो क्या हम उसके लिए उतने तैयार हैं, क्या हमारे पास उतने संसाधन हैं, क्या हमारे पास उसका एक फ्रेमवर्क है, कोई स्ट्रक्चर, कोई संरचनात्मक तरीके से किसी भी तरह की कोई कार्यवाही हम कर रखे हैं कि ऐसी आपदा से हम निपट सकते हैं। तो कोविड-19 से निपट की महामारी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस उद्देश्य से कि भविष्य की महामारियों के प्रति वैश्विक तैयारी और रोकथाम की जा सकेगी, इस पर एक मजबूत प्रक्रिया का निर्माण किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इस मसौदे में क्या इंपॉर्टेंट था, तो आपको बता दूं कि ये मसौदा 75 साल के इतिहास में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरा ऐसा जो है एग्रीमेंट है जो फोर्सफुली या यूं कहें कानूनी रूप से बाध्यकारी माना गया है। हालांकि इस पे अभी पूरी तरीके से सहमति तो नहीं बन पाई है। बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं, बहुत सारे ऐसे जो है देश हैं जिनको बौद्धिक संपदा अधिकार और अपने जो है अधिकारों को लेकर के इस पर अभी सहमति जता नहीं पाए हैं। हालांकि इस पर पूर्ण सहमति मैं कहूँ अगर मोटा मोटा तो पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है, बट कोशिश जारी है कि बन जाएगी। ठीक है। इसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि ये दिसंबर 2001 में इस योजना का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसमें एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2001 में अंतर सरकारी वार्ता निकाय बनाया गया, जिसमें बेसिकली इस तरह के किसी भी प्रपोजल पर बातचीत करके उसमें एक अच्छा सा जो है संरचनात्मक रूप से उसका कोई ढांचा तैयार किया जा सके, इसके लिए एक अंतर सरकारी निकाय वार्ता बनाई गई। इसके बाद ही बात इसमें अगर आप देखें तो इस संधि के लाने का मुख्य कारण क्या था, तो कोविड-19 आपको मैंने पहले ही बताया है कि कोविड-19 ही इसका मुख्य कारण था, क्योंकि विश्व जो है पहली बार किसी ऐसी महामारी से जो है सामना कर रहा था जिसमें आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपने भी देखी हैं, बहुत सारी जानें गई हैं। इसी के साथ साथ जब जो है वैक्सीन जो बन गई उसके बाद भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने में, और उसके बाद भी अगर आपने देखा तो कुछ लोगों आपने खबर सुनी होगी कि नहीं ऐसी वैक्सीन नहीं लगवानी है, ये कोवैक्सीन लगवानी है, ये लगवानी है कोविशील्ड। तो इस तरह के किसी भी समस्या से बचने के लिए इसको तैयार किया गया। इसके मुख्य जो है अगर मैं कहूँ कि मुख्य प्रावधानों की अगर मैं बात करूँ तो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 75 साल में दूसरी बार अगर आप देखें तो दूसरा कोई ऐसा मसौदा है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इससे पहले जो मसौदा था वो अगर आप देखना चाहें तो 2003 में बनी संधि जो कि तंबाकू नियंत्रण फ्रेमवर्क कन्वेंशन थी, पहली ये थी जो 2003 में बनी थी। अब अगर हम देखें तो 2025 में इसका प्रपोजल रखा गया है कि भाई एक ऐसी संधि होनी चाहिए जो वैश्विक महामारी के रूप में संगठित रूप से सभी को इकट्ठा करके उनके प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके। इस समझौते में कहा गया है कि दवा निर्माता जो इसमें प्रावधान है उसके बारे में अगर हम बात करें तो दवा निर्माता से यह अपेक्षा की जाएगी कि जितने भी टीके और दवाओं और निदान उत्पादन का 10% वो WHO के साथ शेयर करेंगे, उसका 10% वो WHO के साथ शेयर करेंगे। इसमें ऐसी राष्ट्रीय नीतियां बनानी होंगी जो सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए स्पष्ट शर्तें तय कर सकें, ताकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो कार्य करने की कार्यप्रणाली का तरीका है वो सहज हो सके। ठीक है। इसी के साथ आगे देखते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अभ्यास प्रश्नों से आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा वो आपका रिवाइज होगा, और आप ऐसे कई प्रश्न और अपने जो है किताबों से पा सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्रीलिम्स 2025। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है, डिजिटल स्वराज मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि इसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल तकनीकी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। सर्वम AI को भारत का पहला सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको LLM भी कहा जाता है, विकसित करने के लिए चुना गया है। डिजिटल स्वराज केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू किया जाएगा। आपके जो है ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3 सभी। ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपके उत्तरों का जवाब दूंगा। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी देख सकते हैं कि डिजिटल स्वराज मिशन के प्रमुख स्तंभों में कौन कौन सा शामिल नहीं है, या यूं कहें कि कौन सा शामिल नहीं है। डिजिटल साक्षरता, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
हालांकि आप बहुत साफ साफ देख पा रहे हैं ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह आंसर तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे फिर अगला अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, स्माइल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के और भिखारियों के लिए बनाई गई है। योजना का पहला चरण केवल 15 शहरों में शुरू किया गया था। इसके बाद इसका उद्देश्य व्यक्तियों का पुनर्वास और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। ठीक है, आपको सही विकल्प का चयन करना है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, या यूं कहें 1, 2, 3 सभी। ठीक है, इसका भी उत्तर आप कमेंट सेक्शन में हमें करेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है कि WHO वैश्विक महामारी संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। यह WHO द्वारा लाई गई दूसरी कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ठीक है, ये बात सत्य है। इस संधि में दवा कंपनियों को अपने उत्पादन का 10% WHO को देना अनिवार्य होगा। ये भी सही है। यह संधि केवल विकासशील देशों के लिए लागू होगी? नहीं, ये सभी के लिए है, वैश्विक है। इसका मतलब सिर्फ विकासशील देश या विकसित देश या अल्प विकसित देशों के लिए नहीं, बल्कि ये वैश्विक रूप से सब पे लागू है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 सभी। ठीक है, तो आई होप कि इसमें आप जितने प्रश्न देख रहे हैं उसका कमेंट सेक्शन में मुझे उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्माइल योजना संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और सम्मान का अधिकार तथा अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इस बात का ध्यान रखिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 21 और 23 से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है। ठीक है, अभी हमने देखा, इसलिए कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप सभी देंगे। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 भीख मांगने को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था। आपको सही कथन चुनना है। 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या सभी सही है 1, 2, 3। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आप उत्तर देंगे। इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखे, आपको कुछ समझ में आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हम आपके कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का आंसर दे सकें। अगर इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ही हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से जा कर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को वहीं से आप पा सकते हैं। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल।